प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन चल रहा था हम लोगों का, और इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में है, तो वो ऑब्जेक्ट उसको उसकी पोजीशन से थोड़ा लिफ्ट दिखाई देगा, थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, और वो डिस्टेंस d अपॉन म्यू लिख सकते हैं, अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू। और अगर ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है और ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है, तो वो डिस्टेंस म्यू टाइम्स d हो जाएगी। ठीक है ना। और इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। ठीक है, इसमें एक और अच्छा क्वेश्चन है, वो भी करके देखो। दे रहा हूँ, एक सेकेंड। ये देखो क्वेश्चन, इसको और करो फिर आगे बढ़ेंगे। कंटेनर इज फिल्ड विद वाटर। कंटेनर में 33.25 सेंटीमीटर हाइट तक वाटर है, और 15 सेंटीमीटर हाइट पे कॉनकेव मिरर है, उसका फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ है, और कंटेनर के बॉटम पे ऑब्जेक्ट है, और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, एंड द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द बॉटम इज फॉर्म्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले ये देखो कि क्या हो रहा होगा, कौन कौन से प्रोसेस हो रहे होंगे, कौन कौन से प्रोसेस हो रहे होंगे। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेंगी, सबसे पहले ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेंगी उनका रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा वाटर टू एयर। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, मिरर उसको वापस से रिफ्लेक्ट करेगा, दूसरा स्टेप होगा रिफ्लेक्शन। और तीसरे स्टेप में फिर से इसके प्लेन सरफेस पे प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन होगा, और वो रिफ्रैक्शन होगा एयर टू वाटर, यानी दो रिफ्रैक्शन है और एक रिफ्लेक्शन है। देखो करो, ट्राई करो पहले। देखो इसमें है क्या, सबसे पहले जो रिफ्रैक्शन है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन अगर हम देखें, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन कहां से कहां हो रहा है। फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो रहा है वाटर से एयर में, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो वाटर में है, और जो ऑब्जर्वर है, अब देखो इसके लिए ऑब्जर्वर हो गया मिरर, मिरर एक ऑब्जर्वर हो गया जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो मिरर के लिए जो u की वैल्यू बनेगी, वो ध्यान से देखो क्या बनेगी, मिरर के लिए u की वैल्यू बनेगी 15, तो उसमें ऐड करेंगे हम, और 33.25 उसकी एक्चुअल डेप्थ है, और उसमें हम लोग डिवाइड करेंगे 4/3 से, तो ये बनेगा u का वैल्यू फॉर मिरर। इसी तरह से जो थर्ड रिफ्रैक्शन होगा, थर्ड रिफ्रैक्शन ध्यान से देखना, तो थर्ड रिफ्रैक्शन में क्या होगा कि मिरर से जो लाइट रेज निकल के वाटर में जाएंगी, वो इमेज आई बना रही हैं। मतलब थर्ड रिफ्रैक्शन के बाद इमेज हमको पता है, और हमें पता करना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो अब देखो, अगर इमेज हमको पता है और ऑब्जेक्ट पता करना है, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो ये वाला रिफ्रैक्शन जो है वो है एयर से, ये वाला रिफ्रैक्शन एयर से वाटर के अंदर है, तो अगर एयर से वाटर हो रहा है तो उसका डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी जो इंक्रीज होने के बाद डिस्टेंस है वो 25 है, इंक्रीज होने के बाद जो डिस्टेंस है वो 25 है। तो पहले डिस्टेंस कहाँ बनाया होगा, मतलब मिरर ने कहाँ इमेज बनाई होगी, तो मिरर ने बनाई होगी, फिर से इसको इसी तरह से लिख लें 15 प्लस, अब उसका एक्चुअल डेप्थ 25 दिया है, लेकिन मिरर ने थोड़ा कम डिस्टेंस पे बनाया होगा, तो अपॉन 4/3 ये u हो जाएगा। तो यूज मिरर फॉर्मूला इसके बाद, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो f का वैल्यू कुछ माइनस 18 पॉइंट, मुझे लगता है 18.75 आता है। हम्म, 18.75 आता है इसमें।
क्लियर है या नहीं, बताओ पहले क्या डाउट है इसमें। क्या हो रहा होगा कि मिरर ने जो इमेज बनाई होगी, मिरर ने इमेज थोड़ा पहले ही बनाई होगी, ठीक है ना। मिरर इमेज बना रहा होगा इस पॉइंट पे, लेकिन क्योंकि लाइट रेज जब एयर से वाटर में जाएंगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होंगी, और टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होने के बाद वो आई पे मीट कर रही हैं। देखो ये सिचुएशन है वापसी के टाइम पे, तो जो डिस्टेंस बढ़ा हुआ डिस्टेंस है वो 25 है, लेकिन हमें चाहिए कि मिरर ने कहाँ बनाया है, तो मिरर ने बनाया होगा 25 अपॉन म्यू पे, और प्लस उसमें 15 कर देंगे, तो मिरर का v मिल गया, मिरर का u मिल गया। अब मिरर फॉर्मूला लगा के f निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है क्वेश्चन ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना फिर इसमें। नेक्स्ट पॉइंट में मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड बाउंड्री। यहाँ पे भी अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट मूविंग है या फिर उसकी बाउंड्री मूविंग है, तो उससे इमेज की वेलोसिटी में क्या इफेक्ट आएगा। तो देखो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला जो अवेलेबल है वही यूज करेंगे। बेसिक फॉर्मूला जो हम लोगों ने निकाला था वो था μ1 अपॉन यू इज इक्वल टू μ2 अपॉन वी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं μ1v इज इक्वल टू μ2u, और क्या करो इसी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, जैसे मिरर के लिए किया था, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बन जाएगा μ1 इंटू डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू μ2 इंटू डी यू अपॉन डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ इस केस में u और v कहाँ से मेजर होते हैं, तो u और v पोल से मेजर होते हैं, पोल यानी कि बाउंड्री से। बाउंड्री से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है, बाउंड्री से इमेज का डिस्टेंस v है। तो अगर हम du बाई डी टी बोलेंगे तो du बाई डी टी का मतलब है ये बनेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू पोल। तो ये पहले की ही तरह, पहले हमने इसको लिखा था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इस बार ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री। इसी तरह से dv बाई dt क्या बन जाएगा, dv बाई dt बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री। तो अगर हम इसको एक्सपैंड करके बनाए फॉर्मूला तो ये हो जाएगा μ1 इंटू वी आई माइनस वी बी इक्वल टू μ2 इंटू वीओ माइनस वीबी। वीओ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी हो गई, वी आई इमेज वेलोसिटी हो गई, और वीबी बाउंड्री वेलोसिटी हो गई, ठीक है ना। बाउंड्री मतलब जो प्लेन सरफेस है, जो मीडियम बाउंड्री है, जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, उसकी वेलोसिटी। फॉर्मूला एक बार देख लो, μ1 μ2 कैसे डिसाइड होंगे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। μ1 μ2 कैसे डिसाइड होंगे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, देखो फिर इसमें प्रॉब्लम देखते हैं इसमें। सपोज वाटर फिल्ड है, ठीक है, और इसमें ये वेसल का जो बॉटम है, इसके बॉटम में एक होल है, और होल की वजह से यहाँ से लिक्विड बाहर आ रहा है। बाहर एक बर्ड है, and bird is suppose diving downward at a speed 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इधर एक फिश है, दिस फिश इज मूविंग अपवर्ड एट 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और लिक्विड बाहर निकलने की वजह से जो लिक्विड लेवल है वो भी गिर रहा है
विद अ स्पीड 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और उसका म्यू दिया हुआ है 4/3। म्यू दिया हुआ है 4/3। ठीक है, तो हमें इसमें निकालना है फाइंड ए पार्ट में एपरेंट वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, और बी पार्ट में एपरेंट वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश। देखो सीधा सीधा ऊपर फॉर्मूला निकाला है, उसका एप्लीकेशन है। सर ए का आंसर 1.5 है। 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। विद रिस्पेक्ट टू बर्ड बताना है, विद रिस्पेक्ट टू बर्ड बताना है। विद रिस्पेक्ट टू बर्ड हमको बताना है, ये ध्यान रखना। देखो क्या करो, ए पार्ट में फॉर्मूला ये लगाना है, μ1 इंटू वी आई माइनस वी बी इज इक्वल टू μ2 इंटू वीओ माइनस वी बी। ठीक है, देखो μ1 μ2 कैसे डिसाइड होंगे। μ1 μ2 पहले भी बताया हुआ है कि μ1 हो जाएगा मीडियम 1, मतलब रेज मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ जा रही हैं। रेज मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही हैं, तो मीडियम 1 का, अब हम ए पार्ट में अगर देखें तो एपरेंट वेलोसिटी इमेज ऑफ फिश कह रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो फिश हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है वो फिश बनेगा, तो जो μ1 मीडियम है वो बनेगा 4/3। ध्यान से देखो जरा इसमें, तो μ1 की जगह लिखेंगे 4/3। वेलोसिटी ऑफ इमेज हमको निकालनी है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बाउंड्री ध्यान रखना, वेलोसिटीज जितनी भी रखते हैं हम वो वेक्टर फॉर्म में रखते हैं, तो उसका वेलोसिटी नीचे की तरफ है पॉइंट पे। सर आपकी स्क्रीन दिखाएंगे। एक सेकेंड, सर हाँ बोलो। जा रहा है, ऑब्जेक्ट और इमेज कैसे लेंगे? ऑब्जेक्ट इमेज देखो ना, इसने पहले पूछा क्या हुआ है, पहले केस में एपरेंट वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश निकालना है विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। तो बर्ड हमारे लिए ऑब्जर्वर हुआ और फिश हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो गई। अगर फिश ऑब्जेक्ट है तो रेज फिश से स्टार्ट होंगी और बाहर की तरफ जाएंगी, यानी कि वाटर जो है वो मीडियम 1 होगा और एयर जो है वो मीडियम 2 बनेगा। ठीक है ना। बाउंड्री की जो वेलोसिटी मैंने -0.5 लिखी है, ये क्लियर है ना। बाउंड्री की वेलोसिटी मैंने -0.5 लिखी है, ये क्लियर है। माइनस क्यों लिखा है, μ2 की जगह 1 यूज करेंगे, एयर है। सर वो नीचे है इसलिए ना किया है ना सर बी पार्ट कहाँ से 1 डाउनवर्ड है, आंसर अभी बता रहे हैं। वीओ की वैल्यू +1 आएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और बाउंड्री नीचे जा रही है, तो बाउंड्री -1। वैल्यूज एक बार ध्यान से देख लो केयरफुली। 4/3 इंटू ये बनेगा वी आई प्लस 0.5 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 और 1 इंटू 1.5, तो ये 1.5 हो जाएगा। तो यहां से देखो वी आई कितना आता है सॉल्व करके,
वेलोसिटी ऑफ इमेज देख लो कितना आता है सॉल्व 0.625। प्लस में आता है ना, हाँ। प्लस 0.625। अब ये बताओ मुझे, ये जो वेलोसिटी हमने निकाली है, ये इमेज ऑफ फिश की वेलोसिटी है, ये इमेज की जो वेलोसिटी है ये ग्राउंड से है या बर्ड के रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड से है, तो हमें निकालना है बर्ड के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू बर्ड क्या बनेगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गया 0.625 और वेलोसिटी ऑफ बर्ड देखो ध्यान से, तो -2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2.625 आएगा आंसर। देखो ध्यान से, आंसर 2.625 आएगा फाइनली। क्लियर है? बी पार्ट करके देखो सिमिलरली। बी पार्ट लिख के बोल दो, आवाज नहीं क्लियर आ रही है। बी पार्ट में भी यही फॉर्मूला है, μ1 इंटू वी आई माइनस वी बाउंड्री इक्वल टू μ2 इंटू वीओ माइनस वी बाउंड्री। अब इस बार ऑब्जेक्ट इस बार बनेगा बर्ड। तो रेज जो है एयर से किसमें आ रही हैं? ग्लास में। तो बर्ड के लिए μ1 हो जाएगा 1, वी आई हमको निकालना है, माइनस वी बाउंड्री की वेलोसिटी हो गई फिर से -0.5, इस बार μ2 की जगह 4/3। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस बार -2 पड़ेगी और बाउंड्री की वेलोसिटी -1। तो देखो यहां से सॉल्व करके वी आई क्या निकलता है? क्यों भाई? सर हाँ, तो जो सेकंड केस है सर, तो इसमें अगर ये देखें कि सर मतलब इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है। देखो वेक्टर क्वांटिटी को उससे इंसिडेंट रे से लेना देना नहीं है, बार बार क्यों भूल जाते हो? जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को हम वेक्टर्स की तरह यूज कर रहे हैं, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, उसका इंसिडेंट रे से लेना मतलब नहीं है। यू वी और एफ ये सब चीजें हम रखेंगे इंसिडेंट के हिसाब से, वेलोसिटी थोड़ी ना उसके हिसाब से रखेंगे, ठीक है ना? यस सर वी आई -2.5 और -2.5, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू फिश अगर निकालनी है तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश, तो ये हो गया -2.5 और फिश की वेलोसिटी +1 है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा -3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इन क्वेश्चंस में एक बात का ध्यान रखना कि पूछा कहां से है वो देख लेना, ठीक है ना? पूछा कहां से हुआ है ये एक बार देख लेना। बताओ कहां डाउट है? सर वेलोसिटी की डायरेक्शन को कभी भी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के हिसाब से जज नहीं करना ना। नहीं करना है उसको, वेलोसिटी को वेक्टर के हिसाब से चलना है। ठीक है यहां तक? प्लेन सरफेस सिंगल रिफ्रैक्शन में यही सारे पॉइंट हैं, बाकी क्वेश्चंस में जैसे यूज है वो नॉर्मल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा हेडिंग पड़ेगा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। नेक्स्ट हेडिंग है रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक है, अब देखो ग्लास स्लैब किसको बोल रहे हैं हम लोग, तो सिंपली ये जो
ग्लास का शेप है, रेक्टेंगुलर शेप, इसी को हम लोग ग्लास स्लैब बोल रहे हैं। अब इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात है, तुम ध्यान से देखो तो इसमें प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन ही होगा, लेकिन इसमें रिफ्रैक्शन 2 बार होगा। 2 बार कैसे होगा, अगर मान लो इस ग्लास स्लैब को हमने एयर में रखा हुआ है तो लाइट रेज एयर से एंटर करेंगी, एयर से ग्लास में और फिर ग्लास से एयर में, मतलब 2 रिफ्रैक्शन है। खास बात ग्लास स्लैब की ये है कि इसके दोनों सरफेसेस पैरेलल हैं। हम लोग आगे देखेंगे प्रिज्म आएगा, तो प्रिज्म और ग्लास स्लैब में यही फर्क है। प्रिज्म की क्या होगा कि दोनों सरफेसेस के बीच में एंगल होगा, ग्लास स्लैब में दोनों सरफेसेस पैरेलल है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें कुछ भी नया नहीं है, प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन लगना है, स्नेल्स लॉ लगना है। तो देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, रे डायग्राम बताना कहीं डाउट है तो। कोई भी एक लाइट रे मैंने कंसीडर कर ली है, सपोज ये हो गई इंसिडेंट रे, और ये इंसिडेंट रे आई एंगल पे इंसिडेंट कराई है। तो अब ये रेयर टू डेंसर जा रही है, तो रेयर टू डेंसर जा रही है तो किधर की तरफ बेंड होगी, तो ये बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। अंदर मान लेते हैं एंगल बन रहा है आर। दोबारा ये उसके सेकंड फेज पे हिट करेगी, और जब ये हिट करेगी तो यहाँ फिर से एंगल आर बनेगा, और यहाँ एंगल आर बनेगा, तो फाइनली ये लाइट रे इस डायरेक्शन में बाहर निकलेगी। ये वाला एंगल बताओ कि कितना बनेगा फाइनली जब एंगल ऑफ इमरजेंस आएगा, ये ई एंगल, ये ई एंगल आई के इक्वल होगा। इसमें किसी को डाउट है बताओ, ई एंगल आई के इक्वल क्यों ले लिया, इसमें कोई डाउट है? तो इसमें एक खास बात ये है, और खास बात ये है ग्लास स्लैब में, कि ग्लास स्लैब में कोई भी लाइट रे जब पास होगी तो जो इमर्जेंट रे है, इसको बोल रहे हैं इमर्जेंट रे। तो पहला पॉइंट इसमें यही है कि इमर्जेंट रे इज ऑलवेज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट इज नेट डेविएशन इज 0, मतलब इस केस में नेट डेविएशन 0 आएगा। इमर्जेंट रे इज ऑलवेज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। लेकिन अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो इस डायग्राम को, तो ये जो इमर्जेंट रे है पैरेलल तो है, लेकिन क्या ये अपने रास्ते से थोड़ा शिफ्ट हो गई है। ठीक है, ये जो शिफ्ट हो गई है, इस शिफ्ट को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा वाई से, एंड वी कॉल इट lateral shift, we call it lateral shift। तो हमें ये lateral shift फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है, निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे lateral shift। ये डॉटेड लाइन इधर आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो ये lateral shift है। ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ध्यान से देखो डायग्राम, हमें ट्रायंगल ए बी डी में ये एडी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एडी डिस्टेंस। तो गिवन होगा हमें इस ग्लास स्लैब का थिकनेस, टी हमको गिवन है, टी इज थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। दो चीजें हमको मालूम होंगी, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टी थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। तो देखो मैं निकाल रहा हूँ, बताना कोई डाउट हो तो। सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम देखें तो ए बी सी में ये जो बी सी डिस्टेंस है ये टी के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये जो ए बी है, ए बी की वैल्यू हो जाएगी टी सेक आर। और इसके बाद ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में अगर हम एंगल ए बी डी बताएं, एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये ध्यान से देखो, ये वाला एंगल आई माइनस आर बनेगा, क्योंकि वो पूरा एंगल आई है। तो ट्रायंगल ए बी डी में एंगल ए बी डी इज आई माइनस आर, और ए बी साइड हमको पता ही है, ए बी साइड की वैल्यू है टी सेक आर। टी सेक आर लिखो या इसको टी अपॉन कॉस आर लिखो। तो इसका मतलब है कि जो एडी है, एडी की वैल्यू आ जाएगी, ध्यान से चेक करो, एबी परपेंडिकुलर है, एडी हो जाएगा ए बी साइन ऑफ आई माइनस आर। तो इसको हम लोग डेल्टा वाई लिखते हैं, तो डेल्टा वाई की वैल्यू हो जाएगी टी साइन आई माइनस आर और अपॉन कॉस आर।
देखो यहां तक, ये हम लोगों ने निकाला है लेटरल शिफ्ट। दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। इस लेटरल शिफ्ट के फॉर्मूले में हमने कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया है, यानी ये किसी भी एंगल आई और आर के लिए ट्रू है। बताओ ज्योमेट्री में कहीं प्रॉब्लम है, रे डायग्राम में, ज्योमेट्री में या किसी स्टेप में बताओ। इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, बट ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है, लेटरल शिफ्ट। सर हाँ बोलो। सर इसी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं ना? हाँ, इसी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, ये भी लिख लो, लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फिर हम निकालते हैं इसी में। इमेज फॉर्मेशन फॉर पैराएक्सियल रेज। इमेज फॉर्मेशन इन फॉर पैराएक्सियल रेज। चाहो तो इसको फर्स्ट पॉइंट लिख देना। फर्स्ट पॉइंट हो गया लेटरल शिफ्ट ग्लास स्लैब में, और सेकंड पॉइंट हो गया इमेज फॉर्मेशन फॉर पैराएक्सियल रेज। ठीक है, अब हम अपना डिस्कशन कन्फाइंड करेंगे स्पेशली फॉर पैराएक्सियल रेज, और देखेंगे कि मान लेते हैं ये ग्लास स्लैब है एंड सपोज ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया। देखो यहाँ तो वही प्लेन सरफेस वाली बात है, प्रिंसिपल एक्सिस कुछ स्पेशल नहीं है, बस स्पेशल इतना है कि वो ग्लास स्लैब की दोनों सरफेसेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगी प्रोवाइडेड इट इज नॉर्मल टू द सरफेस। और सामने यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, थिकनेस इसका सपोज टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है। ठीक है, रे डायग्राम बनाते हैं फिर से। तो एक लाइट रे हम इसके ऊपर इंसिडेंट कराते हैं इस तरह से, देखो ध्यान से, और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, और टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होने के बाद ये पैरेलल टू इंसिडेंट रे निकल जाएगी। एक लाइट रे मैंने जैसे पहले बोला है कि एक लाइट रे तो प्रिंसिपल एक्सिस खुद बन जाएगी, और ये नॉर्मल है i = 0 के करस्पॉन्डिंग है, तो ये स्ट्रेट निकल जाएगी। तो फाइनली जो रेज जा रही है, ध्यान से देखो, तो वो डाइवर्जिंग है, तो हमें इमेज बनाने के लिए उनको बैक ट्रेस करना पड़ेगा। तो अगर हम इस रे को बैक ट्रेस करें तो ये इस तरह से आएगी, ध्यान से देखो। डायग्राम थोड़ा सही से बनाना। कोई भी रे किधर मोड़ रहे हैं ये वैसे ही चल रहा है जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के हिसाब से किस तरफ बेंड कर रहे हैं, तो ये बनेगा इसका फाइनल इमेज आई। ठीक है, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल है,
इधर वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा डायग्राम और बड़ा बनाना चाहिए था। ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये ऑब्जेक्ट हो गया है और ये इमेज हो गया है। ठीक है, और हमें ये पता करना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में सेपरेशन क्या है। ये वाला सेपरेशन कितना है, इस सेपरेशन को हम लोग बोलेंगे डेल्टा एक्स। और हमें मालूम क्या है, हमें मालूम है ये वाला सेपरेशन। ध्यान से देखो, हमें ये वाला सेपरेशन मालूम है, ये डिस्टेंस डेल्टा वाई के इक्वल है, जिसको हम लोग लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। और ये वाला एंगल क्या आई बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस डायग्राम में भी दिखा सकते हैं, ये वाला एंगल आई हो जाएगा। अब लैटरल शिफ्ट और एंगल ऑफ इंसिडेंस में हमारे पास रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि जो डेल्टा वाई होगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। अप्रोक्सीमेशन ये कि फॉर पैरा एक्सियल रेज आई की वैल्यू स्मॉल होगी। अब आई स्मॉल होगा तो आर भी स्मॉल होगा, तो उस केस में डेल्टा वाई की वैल्यू बन जाएगी साइन आई माइनस आर, बन जाएगा आई माइनस आर, और कॉस आर की जगह 1 आ जाएगा। कॉस आर की जगह 1 हो जाएगा। और डेल्टा एक्स निकालना है तो हम ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में डेल्टा एक्स क्या होगा, क्या डेल्टा एक्स को हम लोग डेल्टा वाई अपॉन साइन आई लिखेंगे, अप्रोक्सीमेशन के बाद इसको डेल्टा वाई अपॉन आई लिखेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी निकल के टी आई माइनस आर अपॉन आई। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी टी 1 माइनस आर अपॉन आई। पहले यहां तक देखो, कोई दिक्कत है? अब हम इसमें स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। यूजिंग स्नेल्स लॉ बोलेंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, और आई और आर क्योंकि छोटे हैं तो आई अपॉन आर की वैल्यू म्यू के इक्वल आ जाएगी। तो आई अपॉन आर को म्यू लिख देते हैं, तो यहां से देखो डेल्टा एक्स क्या मिल जाएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू मिलेगी टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो ग्लास स्लैब में जो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस निकाला है हम लोगों ने, ये u और v वाले मेथड से नहीं निकाला है, मतलब u और v के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया हुआ है। कारण ये है कि यहाँ पे जो डेल्टा x आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है, ये इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि ऑब्जेक्ट स्लैब से कितना दूर है। ठीक है ना, मतलब तुम इसको विजुलाइज करो, अगर जो सामने डायग्राम बना हुआ है, इस स्लैब को अगर तुम आगे पीछे खिसकाओगे तो उससे ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होने वाला है। रे किस पॉइंट पे बेंड हो रही है, वो पॉइंट भले ही चेंज हो जाए, बट उन दोनों की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या बोल? मैंने ये बोला कि जो डेल्टा एक्स निकाला है हम लोगों ने अभी सामने, ये डेल्टा एक्स तुम ध्यान से देखो, इस डेल्टा एक्स में ये बात तो कहीं आ ही नहीं रही है कि जो ये ऑब्जेक्ट है ये पी पॉइंट से कितना दूर रखा हुआ है, यानी यू और वी नहीं निकाला है इसको, क्योंकि यहाँ पे u और v में कुछ रिलेशन नहीं बनेगा। यहाँ रिलेशन सिर्फ ये होगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का सेपरेशन क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग। शिफ्टिंग का मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट से जो इमेज बन रहा है वो शिफ्ट हो जा रहा है, वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा हुआ है। तो ग्लास स्लैब को हम कहीं भी रखें, थोड़ा बहुत आगे पीछे करेंगे तो उससे ऑब्जेक्ट इमेज की लोकेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये शिफ्टिंग हमको याद रखनी है। कहने का मतलब है कि अगर हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो उस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट विदाउट ग्लास स्लैब और विद ग्लास स्लैब में क्या अंतर नजर आएगा, तो विदाउट ग्लास स्लैब ऑब्जर्वर को ओ पॉइंट पे नजर आएगा और विद ग्लास स्लैब उसको आई पे नजर आएगा, यानी कि ग्लास स्लैब उसको कुछ शिफ्ट कर दे रही है। किधर की तरफ शिफ्ट कर रही है, ये बात क्लियर है डायग्राम देख के कि ये टुवर्ड्स ग्लास स्लैब शिफ्ट हो रहा है। बोलो। अगेन इस फॉर्मूले का भी प्रूफ
इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, इस फॉर्मूले को याद रखना है, हमें फॉर्मूले का यूज हम लोग करेंगे अभी। ठीक है, आगे इसमें नोट करते हैं क्या क्या बातें ध्यान रखनी है इस फॉर्मूले से रिलेटेड। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो हमें यही ध्यान रखना है कि ये जो शिफ्टिंग हो रही है ये कौन से डायरेक्शन में हो रही है। तो इसको ध्यान हम ऐसे रख सकते हैं कि जो शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब always occurs in the direction of incident rays. Shifting always occurs in the direction of incident rays. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ध्यान रखने वाला। ठीक है, अब क्या है कि डायग्राम मैंने केवल एक ही सिचुएशन का बनाया है, जबकि हमारे सामने ग्लास स्लैब को लेके दो सिचुएशन आएंगी। तो हम एक काम करते हैं, दोनों का ही डायग्राम बना के देख लेते हैं। सर हम टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर नहीं बोल सकते? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना दो केस हैं, अभी दोनों केस देख लो, फिर उसका रिजल्ट ध्यान रखना। जैसे मान लेते हैं कि एक तो ये केस है जो मैंने बनाया है, ये ऑब्जेक्ट है, ये रे डायग्राम तुम अपने आप बना के देखो। एक लाइट रे इधर जा रही है, सपोज एक लाइट रे इधर जा रही है, ठीक है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन सपोज ये सिचुएशन है। और ग्लास स्लैब के अंदर क्योंकि ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रही है, रे डायग्राम तुम अपने आप बना सकते हो। रे डायग्राम बनाने के लिए कोई भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बेसिक लॉज यूज हो रहे हैं कि जब डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे बेंड करेंगे, और जब रेयर टू डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स बेंड करेंगे। तो अगर कभी कुछ भी ना याद हो, सब भूल जाओ, बेसिक लॉज याद हैं, तो भी हम रे डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। तो तुम देखो ध्यान से, इस बार ये वाले डायग्राम से क्लियर है कि शिफ्टिंग आगे की तरफ हो रही है? बोलो। एंड सपोज दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस ये लेते हैं कि ये वाला केस जो मैंने बनाया पहले, ये है रियल ऑब्जेक्ट का, और रियल ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी इमेज फॉर्म हो रही है? वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, क्योंकि डाइवर्जिंग है। अगर हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस लें, सपोज इस तरह से, सपोज ये रेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना रही हैं, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब बताओ मुझे आगे, अपने आप बताओ, ये रे किधर की तरफ बेंड होगी? ये जो रे मैंने इंसिडेंट कराई है, ये वाली रे किधर की तरफ बेंड होगी? तो तुम देखोगे ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, इस तरह से अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, ओ सॉरी टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रहा है। और फिर जब बाहर निकलेगी तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, और जो बाहर निकलेगी वो इंसिडेंट के पैरेलल भी होगी। तो यहाँ पे सिचुएशन ये वाली बनेगी, और ये सिचुएशन है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। और ध्यान से देखो तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो रियल इमेज है। दो ही केस हैं ग्लास स्लैब के जो तुम्हारे सामने हैं, दोनों मतलब दो ही सिचुएशन में
ग्लास स्लैब की दो ही रे डायग्राम बनेंगे, या तो ये ए पार्ट होगा या ये बी पार्ट होगा। और दोनों केस में तुम एक बात ध्यान से देखो कि डायग्राम देखोगे तो दोनों सेम ही है। भाई इसी डायग्राम को अगर हम फ्लिप कर दें राइट साइड से लेफ्ट साइड, तो ये फ्लिप करोगे तो ये बी पार्ट वाला डायग्राम बन जाएगा, क्योंकि रेज में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी तो हमेशा ही लगता है। अगर हमने रियल ऑब्जेक्ट लेके उसका वर्चुअल इमेज बनाया है, तो अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो उसका उसी पॉइंट पे रियल इमेज है। तो कैलकुलेशन वाइज ये दो डायग्राम नहीं है, कैलकुलेशन वाइज एक ही डायग्राम है। हाँ, सिचुएशन वाइज दो अलग अलग हैं। और दोनों केस में तुम ऑब्जर्व करो कि ये जो शिफ्टिंग हो रही है ऑब्जेक्ट से इमेज की तरफ, ये शिफ्टिंग का जो डायरेक्शन है, पहले केस में डेल्टा एक्स राइट साइड में है और दूसरे केस में भी डेल्टा एक्स राइट साइड में ही है। तो ये जो डेल्टा एक्स है ये किसके डायरेक्शन में है? तो भाई बोल सकते हैं ना कि इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। मैंने जो लिखवाया है, शिफ्टिंग ऑलवेज अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। बताओ कोई डाउट है तो। ध्यान रहेगा। और इस शिफ्टिंग की वैल्यू ध्यान रखो, शिफ्टिंग की वैल्यू है सीधे सीधे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टी ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई म्यू, टी ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई म्यू। सेकेंड पॉइंट में द एक्सप्रेशन फॉर शिफ्टिंग is applicable when outside medium is air और वैक्यूम। ठीक है, तो when outside medium is different, then अब ये एक यूनिवर्सल पॉइंट है। हम लोग कई सारे ऐसे फॉर्मूले डिराइव करेंगे जिनमें हम बाहर एयर लेंगे और अंदर ग्लास है, तो वो जो भी फॉर्मूला निकल के आ रहा है उसमें क्या करना है, अगर हम बाहर सपोज वाटर हो गया अंदर ग्लास है, तो हमें क्या चाहिए होगा कि वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। अभी जो ऊपर म्यू लिखा है हम लोगों ने ऊपर वाले फॉर्मूले में, वो म्यू है एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज बाहर वाटर आ जाए तो वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे। तो क्या रिप्लेस करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ दोनों के व्यूज मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू निकाल रहे हैं। सर वहाँ पे म्यू ऑफ है क्या कर देंगे, रिस्पेक्ट टू। तो म्यू को हम लोग रिप्लेस करेंगे म्यू ग्लास अपॉन म्यू सराउंडिंग से। ठीक है ना, देन वी कैन रिप्लेस, ये नीचे नोट कर लो। ठीक है ना,
ठीक है। देन थर्ड पॉइंट में लिखेंगे कि शिफ्टिंग इज independent of position of slab with respect to object. Position of slab with respect to object. Hence, if there are multiple slabs with different refractive indices and thicknesses, then total shifting will be scalar sum of all the individual shiftings. ऑल दी इंडिविजुअल शिफ्टिंग्स। मतलब ये है कि अगर मान लें कि हमारे पास कई सारे स्लैब आ जाएं अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस के, इस तरह से सपोज, और ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे है और ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ठीक है। इसका थिकनेस T1 है, इसका T2 है, इसका T3 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, μ2 है, μ3 है। तो व्हाट वुड बी नेट शिफ्टिंग? नेट शिफ्टिंग क्या लिख सकते हैं इस केस में? तो नेट शिफ्टिंग हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जो डेल्टा एक्स टोटल होगा इट विल बी डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3। तो हर एक की शिफ्टिंग का स्केलर सम T1 1 माइनस 1 बाई μ1 प्लस T2 1 माइनस 1 बाई μ2 एंड प्लस T3 1 माइनस 1 बाई μ3। देखो ध्यान से, और ये जो मैंने लिखा है डेल्टा एक्स टोटल, ये तुम ध्यान से चेक करो तो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इन ग्लास स्लैब के बीच में जो गैप है इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। गैप अगर दिया हुआ है x1 x2 तो x1 x2 से कोई मतलब नहीं है। कुछ और ले लो, L1 L2, ठीक है ना। क्लियर है? इसी तरह से फोर्थ पॉइंट में व्हेन मल्टीपल liquids are filled in a container, when multiple liquids are filled in a container, ठीक है। सपोज ये लिक्विड है D1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इस लिक्विड की डेप्थ है D2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और इसकी डेप्थ है D3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3, और इसके बॉटम पे एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है। तो ये जो लिक्विड के जो थिकनेसेस हैं, इन थिकनेसेस को हम इंडिपेंडेंट स्लैब्स की तरह कंसीडर कर सकते हैं। क्यों भाई? तो इस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डेप्थ अगर तुम देखो ध्यान से
तो एक्चुअल डेप्थ इसका है d1 प्लस d2 प्लस d3, और टोटल शिफ्टिंग क्या आएगी, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट से इमेज बनेगा उसकी टोटल शिफ्टिंग, मतलब ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट होगा, फाइनली जो इमेज दिखाई देगा वो ऑब्जेक्ट से कितना ऊपर होगा, तो वो होगा d1 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू वन प्लस d2 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू टू एंड प्लस d3 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू थ्री। तो अगर हम इसका एपरेंट डेप्थ निकालें, एपरेंट डेप्थ, तो एपरेंट डेप्थ तुम ध्यान से देखो आ जाएगा d1 बाई म्यू वन प्लस d2 बाई म्यू टू प्लस d3 बाई म्यू थ्री, और ये हमारे उस फॉर्मूले से भी मैच कर रहा है जो हम लोगों ने लिखा था, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू से। ये एपरेंट डेप्थ कैसे लिख दिया है, क्लियर है? ये एपरेंट डेप्थ कैसे लिख दिया, क्लियर है? हाँ बताओ। सर इसमें सर उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि सर जैसे पहले वाले में रिफ्रैक्शन हुआ एयर टू म्यू थ्री वाले में, हाँ दूसरे वाले में रिफ्रैक्शन होगा म्यू आ थ्री से रहा हूँ म्यू मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ। देखो है क्या कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, ये भी एक अच्छा डाउट पूछा है, एकदम बेसिक बात है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कहीं पे भी इस तरह की सिचुएशन है, जैसे जैसे हो क्या रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा होगा, एक ऑब्जेक्ट से जब रे निकलेगी तो वो म्यू वन में है, फिर वो रिफ्रैक्ट होगी म्यू वन से म्यू टू में, फिर वो रिफ्रैक्ट होगी म्यू टू से म्यू थ्री में, और फिर वो रिफ्रैक्ट होगी म्यू थ्री से एयर में। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि इस ऑप्टिक्स में सभी जगह जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी वहां पे हम एक नेग्लिजिबल थिकनेस का एयर का गैप एज्यूम कर सकते हैं। मतलब हम एयर का गैप इस पॉइंट पे ले लेंगे, इस पॉइंट पे ले लेंगे, इस पॉइंट पे ले लेंगे और इस पॉइंट पे ले लेंगे। कहने का मतलब इनका आपस में गैप नहीं है, लेकिन हम बीच में नेग्लिजिबल थिकनेस का एयर गैप लगा दें अगर, तो उससे फाइनल आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट एयर में है, पहले एयर से म्यू वन में जा रहा है, फिर म्यू टू से म्यू वन से एयर में आ रहा है, फिर एयर से म्यू टू में जा रहा है, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला लगाया हुआ है ना इधर राइट साइड में, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब सारे के सारे ग्लास स्लैब्स एयर में रखे हों। यहाँ पे ग्लास स्लैब एयर में नहीं रखे हुए हैं, लेकिन अगर हम हर ग्लास स्लैब की बाउंड्री पे एक एयर का गैप एज्यूम कर लें तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखना इन जनरल, क्लियर है? यस सर। क्योंकि अगर हम एयर का गैप ले रहे हैं जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो उस थिकनेस की वजह से कोई शिफ्टिंग तो आएगी नहीं। भाई एयर है तो म्यू की जगह वन ले लो, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा एक्स हो जाएगा टी वन माइनस वन बाई वन, तो जीरो ही आ जाएगा। तो उस एयर के गैप लेने से शिफ्टिंग आएगी नहीं, तो हम एयर का गैप कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन सर एक्चुअल आंसर तो उसी से आना चाहिए ना, बट एग्जैक्ट जो निकाल के देखोगे तो सेम ही आएगा ना, मैं ये कह रहा हूँ। तो मतलब वो दोनों सेम आएंगे और हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आएंगे, वो सर कैलकुलेशन है इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बट सेम ही आएंगे। तो म्यू वन से म्यू टू, म्यू टू से म्यू थ्री से एयर करोगे तो भी सेम ही आएगा आंसर, क्योंकि एक्चुअल जो डेविएशन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री कर रहे हैं, एयर का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। भाई इसके ऊपर वाला भी जो फॉर्मूला लिखा हुआ है हम लोगों ने डेल्टा एक्स वाला, उसमें L1 L2 कहाँ आ रहा है आंसर में, इसका मतलब है L1 L2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना? क्लियर है? यस सर। ग्लास स्लैब में पॉइंट्स यही हैं, दो ही पॉइंट है मेनली जो हमें ध्यान रखने हैं, एक तो वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाला, लेटरल शिफ्ट वाला, और दूसरा ये पैरा एक्सियल रेस के लिए शिफ्टिंग वाला ऑब्जेक्ट से इमेज, ये दो ही पॉइंट है जो ध्यान रखने हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए फिर कुछ एग्जांपल।
देखो इसमें एक ग्लास स्लैब है और इधर एक प्लेन मिरर है। ग्लास स्लैब का थिकनेस दिया हुआ है सपोज 9 सेंटीमीटर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2 और प्लेन मिरर से इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ से लेट से 10 सेंटीमीटर पे। तो हमें निकालना है लोकेट फाइनल इमेज with respect to object. Locate final image with respect to object. निकालो। निकाला इसका आंसर। डेल्टा एक्स कितना आएगा? डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट से जो इमेज I1 बनेगा वो ऑब्जेक्ट से 2 सेंटीमीटर आगे बनेगा। सर 60 सेंटीमीटर आंसर। तो मिरर के लिए आते हैं, आंसर पता नहीं, देखना पड़ेगा अभी। मिरर के लिए अगर आए तो मिरर के लिए u की वैल्यू, अब ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर आगे आ गया है तो मिरर के लिए u -60 हो जाएगा। फोकल लेंथ की वैल्यू -40 है, तो यहाँ से v निकालो, क्या आएगा? 1/v इज इक्वल टू 1/f -1/u। तो यहाँ से v कितना आता है? -120 -120 सेंटीमीटर। -120। तो -120 का मतलब हुआ कि मिरर रियल इमेज बना रहा है I2 यहाँ पे, और I2 मिरर से 120 डिस्टेंस पे है, और फिर से रिफ्रैक्शन होगा ग्लास स्लैब से। तो जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रे इधर की तरफ आ रही है, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगी। कितना डिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगा फिर से? तो फिर से 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट से I3 का डिस्टेंस देख लो क्या आएगा, आ जाएगा 60 सेंटीमीटर आ रहा है। यस सर 60 सेंटीमीटर। करेक्ट। हाँ बोलो सर ये शिफ्टिंग तो समझ में आ गई सर, लेकिन सर ये शिफ्टिंग तो तभी हम लोग को दिखेगी ना जब हम लोग जो ऑब्जर्वर होगा वो मिरर के और मतलब ये जो ग्लास स्लैब है इसके राइट साइड में होगा। जब देखो ऑब्जर्वर नहीं होगा तो भी तो इमेज तो फॉर्म हो ही रही है ना, कि नहीं फॉर्म हो रही है? नहीं सर, अगर ऑब्जर्वर लेफ्ट साइड में है हम कह रहे तो हैं सर उसको ऑब्जर्वर I3 नहीं दिख है, जाएगी। ऑब्जर्वर है ही नहीं, ऑब्जर्वर है ही नहीं, तो क्या इमेज फॉर्म नहीं हो रही है? तो इमेज तो फॉर्म होगी, बट तो बस उसी इमेज की हम लोग बात कर रहे हैं। अब तुम कहो कि सर ऑब्जर्वर जो है वो मिरर के पीछे हो तो इमेज तो बनेगी नहीं, तो बात सही है। ऑब्जर्वर अगर मिरर के पीछे चला जाएगा तो इमेज नहीं बनेगी, उसे कुछ नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ बात ये नहीं चल रही है कि हमें कहाँ नजर आएगी इमेज, या ऑब्जर्वर को कहाँ नजर आएगी। यहाँ क्वेश्चन है फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, दैट्स इट।
ओके सर। वो एक अलग बात है कि उस इमेज को देखने के लिए ऑब्जर्वर ऐसा नहीं कि कहीं भी होगा तो उसको I3 नजर आएगी, उसको एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ही होना पड़ेगा, ठीक है ना। इस Yes, sir. केस में वो लेफ्ट में जाएगा, मतलब 122 सेंटीमीटर के इधर होगा, तभी उसको I3 नजर आएगी, नहीं तो I3 नजर नहीं आएगी। यस ठीक है ना। सर I3 को फिर से समझाइए। I2 तक क्लियर है। यस सर। तो I2 बनाने के लिए मिरर से जो रेज आ रही होंगी वो कैसी आ रही होंगी, कन्वर्जिंग आ रही होंगी। मिरर से रेज Yes, sir. कन्वर्जिंग आ रही होंगी, तो ग्लास स्लैब की वजह से वो शिफ्टिंग किस डायरेक्शन में करेगा, जिस डायरेक्शन में रेज आ रही है रिफ्लेक्टेड वाली, उन्हीं की डायरेक्शन में आगे बढ़ा दिया। जाते समय रे राइट में जा रही है, आते समय रे लेफ्ट में आ रही है, तो जाते समय मैंने शिफ्ट राइट में किया है, आते समय शिफ्ट लेफ्ट में किया है। क्लियर है। देखो और एक दो क्वेश्चन कर लो इसमें। ये देखो नेक्स्ट, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों ग्लास स्लैब की वजह से शिफ्टिंग निकाल के ऐड कर दो। क्यों, कैसे किया है, डेल्टा x1 हो जाएगा 6 1 माइनस 2/3, तो ये आएगा 2 सेंटीमीटर, और डेल्टा x2 हो जाएगा 4 1 माइनस 1/2, तो ये भी आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। बोलो, तो इसका मतलब है कि जो फाइनल इमेज बनेगी उसमें और ऑब्जेक्ट में जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर का होगा। आ रहा है नहीं आ रहा है। और ऑब्जेक्ट यहाँ से कितने डिस्टेंस पे था, ऑब्जेक्ट यहाँ से 4 सेंटीमीटर पे था, तो इमेज जो है वो 8 सेंटीमीटर टू द राइट आ जाएगी। ठीक है ना, इमेज 8 सेंटीमीटर टू द राइट निकल आएगा। क्लियर है, क्वेश्चन कर लिया ना। Yes. ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, वो कर लेना, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। कुछ एग्जांपल्स और हैं जो हमको करने चाहिए, ठीक है ना, तो एक बार तुम ट्राई कर लेना, नेक्स्ट क्लास के पहले डिस्कस कर लेंगे। ग्लास स्लैब की थ्योरी में इतना ही है, ठीक है। सर पैकेज मैं बताता हूँ उसको।